नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार साथियों। संविधान लाइव यात्रा की टीम आज पहुंची है बड़वानी और बड़वानी में हमारे साथ जुड़ी है मेधा पाटकर जी। मेधा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम जानते हैं मध्य प्रदेश में 1985 के दशक में एक नर्मदा आंदोलन शुरू हुआ और बांध जो बन रहे थे उस समय, जो हज़ारों गांव पलायन कर रहे थे, उनके विरोध में मेधा जी ने एक आंदोलन खड़ा किया जिसे बहुत बड़ी बड़ी मीडिया ने कवर किया और एक आंदोलन बड़ा आंदोलन बन के उभरा है। आइए हम बात करते हैं मेधा ताई से। नमस्कार मेधा जी, स्वागत है आपका संविधान लाइव में। मैं जानना चाहूँगा कि जब जो विस्थापन होता है, बांध बनते विस्थापन होता है, तो किस तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है? बांध और विशेषतः बड़े बांध ये बहुत बड़े पैमाने पर असर लाते हैं। जिस भी नदी पर बनते हैं, वो एक उपनदी हो या मुख्य नदी हो, पर मुख्य नदी पर बड़े बांध ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदनाम हुई विकास नीति है। अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध बने, पर भारत ने सबसे ज़्यादा बांध बनाए अमेरिका के टेनिस रिवर वैली का प्रोजेक्ट देखकर पीछे भारत ने। और आज अमेरिका ने 1951 बड़े बांध तोड़ दिए हैं और यूरोप के देशों ने, बड़े ही नहीं, उसमें कुछ मझौले भी हैं, और यूरोप के देशों ने 4000 से ज़्यादा बांध डीकमीशन कर दिए हैं। क्योंकि जो असर होते हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक सभी प्रकार के असर होते हैं। और जब ये असरों का पूरा अध्ययन बांधों को मंजूरी देने के पहले नहीं होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। क्या है जड़ी बूटी? हमारे मणिबेली गांव के दामजा गोमता जानते थे। बड़ौदा यूनिवर्सिटी के जो लोग अभ्यास करने आए वो भी मंजूरी मिलने के बाद वो नहीं जानते थे, और मंजूरी भी सशर्त दी जाती है। तो विस्थापन अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो जिनकी मालिकी हक होते हैं ज़मीन पर, उनको नदी पर हक नहीं होता है, जंगल पर हक नहीं होता है कई बार, लेकिन वो उसी के आधार पर पीढ़ियों से जीते आते हैं। और वो जब संसाधन बांध के लिए छीने जाते हैं या बर्बाद होते हैं तब वो भुगतते हैं। और ये भी है कि पानी पर असर होता है, क्योंकि प्रवाही अविरल बहने वाली नदी अविरल बहना बंद होता है तो वो निर्मल भी नहीं रहती है। क्योंकि जो भी प्रदूषण आता है, शहरों की गंदगी, औद्योगिक स्टेट से फेंके हुए अवशिष्ट पदार्थ, वो जैसे पानी स्थिर हो जाता है ज़्यादा जहरीला होता है। और सूखा और बाढ़ भुगतती है नदी भी, तो मच्छीमार भी, उनका मत्स्य व्यवसाय भी प्रभावित होता है। और खेती तो डूबती है। जो नदी किनारे की खेती सबसे उपजाऊ होती है और संस्कृति भी नदी किनारे की सबसे पुरानी होती है। तो मंदिर और मस्जिद का केवल सवाल नहीं होता है, आदिवासियों की देवेदानी खत्म होती है। और प्राकृतिक संसाधनों के साथ जुड़े हुए कुम्हार भी होते हैं, पशुपालक भी होते हैं, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी होते हैं। इन सभी को हम तो किसान में मानते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, लेकिन सरकार की ये सोच नहीं होती है। और इसीलिए ये जो विस्थापन होता है जिससे गांव बर्बाद होते हैं डूब से, उनका पूरा अध्ययन नहीं होता है, सही जलस्तर नहीं लगाते हैं। ये सब अनुभव देश भर के बड़े बांधों के हैं और सरदार सरोवर जैसे बांध के भी हैं। अच्छा ताई, जब आप घाटी में आई थी तो अब इस घाटी के क्या हालात थे? क्या पहले से लोग यहाँ काम कर रहे थे बांध के विरुद्ध? और कैसे फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन का चेहरा मेधा पाटकर उभरती चली गई? नहीं, केवल चेहरे और दिखावे की बात नहीं है, गहराई की बात है। और मैं जब आई 1985 में, तब शुरुआत तो महाराष्ट्र से हुई। कोई नहीं था बांध पर सवाल करने वाला, पर क्योंकि मैं गुजरात में काम करती थी, गुजरात के उत्तर पूर्व पट्टी में पूरे आदिवासी गांव में, बनासकाठा से डांग तक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी थे, मेरे संगठन भी थे। और वो करते करते ये बात सामने आई नर्मदा के। तब एक वकील साहिबा आई थी नागपुर की, और उनको कोर्ट केस लगानी थी।
तो उन्होंने कहा तुमको मेरे साथ चलना होगा। तो 2.5 दिन हम चल चल के महाराष्ट्र के गांव में गए और देखा कि लोगों को कुछ पता भी नहीं है। तो 10 साल तो ट्रिब्यूनल बैठा था 1969 से 1979 तक, और लोगों को कुछ न बताते हुए वो उजड़ने जा रहे थे। तो फिर ये सब मुद्दे देखकर जैसे हम वापस लौटे, गुजरात में मैं बेस थी, तो मैंने पूरा जंग छेड़कर सब कागज़ निकाले पहले। उस समय अमर सिंह चौधरी जैसे मुख्यमंत्री थे तो कोई दिक्कत इतनी नहीं आई, और बहुत सारे गट्ठे के गट्ठे पढ़े मैंने। लोग डरते भी थे कि अरे नर्मदा में, तो ऊपर माले पर बैठकर मैं पढ़ती थी किसी घर के। लेकिन ये सब होने के बाद समझ में आया कि इसका कोई प्लानिंग नहीं है और हजारों लोग उजड़ने वाले हैं। और वहाँ एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी थे जो इसी परियोजना पर काम करते थे। तो जब उनसे पूरी हकीकत समझ में आई कि विश्व बैंक के पीछे पड़े हैं पैसा लेने में, लेकिन अध्ययन भी बेसिक नहीं हुए हैं, तो फिर मैंने तो तय किया कि भाई संगठन ही बनाना पड़ेगा। तो वो वकील महिला तो तैयार नहीं थी, क्योंकि वो बोली नहीं, मैं तो अभी मेरी उम्र ज़्यादा हो गई। तो गांव-गांव जा जाकर एक संगठन बना। पहले महाराष्ट्र में बना, नर्मदा धरणग्रस्त समिति नाम हमने दिया एकत्रित लेकर। तहसीलवार बनाया, फिर समर्थकों का समुदाय बना, और फिर 2 साल के बाद मध्य प्रदेश में आए 1987 में। और यहाँ भी फिर एक गांधीवादियों का एक छोटा सा समूह था। तो 5 लोग बैठते थे मेरे साथ राजघाट के मंदिर में, जहाँ आप देखने जाएंगे। तो वहाँ बैठकर वो कुछ सोते भी थे मीटिंग चलते चलते, इतने बेचारे बुजुर्ग थे। लेकिन उनका कहना यही था कि अब क्या भूमिका ले ले, ये तय करना है। तो फिर हमने यही भूमिका ली कि पहले सरकार से हम लोग पूरी जानकारी मांग लें और संवाद करें, और फिर हम निर्णय ले लें। तो वो सब होने में बहुत कुछ करना पड़ा, केंद्र तक पहुंचना पड़ा। टी.एन. शेषन साहब उस समय सचिव थे, तो बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने कहा मेरे आँख मेरे कान आप ही हैं, तो आप सब अभी हकीकत मुझे बता दो। तो इसलिए उन्होंने फिर भूमिका ले ली कि भाई इसको मंजूरी नहीं देनी चाहिए। लेकिन विश्व बैंक ने तब तक थोड़ा सा पैसा देना चालू किया था। वो 5% था। उस समय की जो परियोजना की लागत थी वो 4,200 करोड़, उसका 5%। अभी तो खर्च हुआ है 90,000 करोड़ एक ही बांध पर। लेकिन ये पूरी नर्मदा घाटी का अभ्यास और पूरा ये करने में करते करते पर संगठन जोरदार बना। और 88 में तो हम लोगों ने बहुत बड़े रैलीज निकाले, हम डैम साइट पर पहुँचे, 7,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बहुत कुछ हुआ। तो ये सब करते हुए हम लोगों को समझ में आया कि बिना पुनर्वास के क्या, बिना पर्यावरण अध्ययन के, बिना आर्थिक लाभ हानि के सही ब्यौरे के प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे। ये विकास की अवधारणा का आज का प्रतीक है। और इसीलिए फिर लोगों ने तो पूरी भूमिका ले ली कि हम नहीं हटेंगे, तो कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा। पर उसमें जो 8 साल हम तो विश्व बैंक से लड़ना पड़ा। पर आखिर में विश्व बैंक ने एक बड़ी इंटरनेशनल कमेटी बनाई, जिसमें यूएनडीपी के वाइस चेयरमैन, कनाडा के जज, अमेरिका के पर्यावरणवादी और यूके के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने 1.5 साल हमारे साथ भी किया, सरकार के साथ भी किया, घूमकर गांव-गांव में पहुँचे, और जो अध्ययन किया उसमें कहा कि ये बांध तो लाभ सही नहीं देगा, नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, और विश्व बैंक के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। तो आखिर में बहुत कुछ प्रक्रिया हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और विश्व बैंक ने पैसा रोका, पर सरकार ने नहीं रोका। सरकार आगे ही बढ़ती गई, तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल रोका, और उसके बाद फिर एक साल बांध रोकते रोकते 1990 के बदले 2019 में पूरा पानी भरा। पर तब भी 30,000 से ज़्यादा परिवार डूब क्षेत्र में थे और कुछ हज़ार पुनर्वसित हुए थे। आज 50,000 परिवारों का पुनर्वास हो चुका है, फिर भी कुछ हज़ार परिवार बाकी। अच्छा ताई, आपके साथ में जो शुरुआत में साथी थे से आलोक अग्रवाल जी और चित्रा जी, वे लोग कैसे अलग हुए? फिर महेश्वर आंदोलन ने कैसे अपना एक अलग स्थापित हुआ? और दूसरा कि जब एक ही आंदोलन की जब लड़ाई और अलग अलग हिस्सों में लड़ी जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक साथ अगर लड़ी जाती तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता? नहीं, वैसे हम लोग कोई विवाद और झगड़े में नहीं है। जो हमारा कार्य बढ़ता गया, तो अभी बरगी में कार्य शुरू हुआ,
तो वहाँ राजकुमार सिन्हा जी और अपने एक पंडित था, ऐसे बहुत सारे, एक पुरन है, एक ऐसे अलग अलग लोग वहाँ से जी। तो 11 दिन मैं भी बरगी के लिए जेल में रही, फिर मछुआरों के महेश्वर के लिए ये जेल में रही। तो हम सब लोग अलग अलग जगह पर यहाँ से जाकर एक शुरुआत होती रही अलग अलग इसमें। अब सब इसमें एकत्रित करना तो संभव ही नहीं था, तो एक विकेंद्रित कर दिया, क्योंकि मुझे तो सरदार सरोवर के साथ साथ जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय जो 1996 में स्थापित हुआ, तो उसमें भी बहुत अलग अलग राज्यों में जाना पड़ा। तो इस प्रकार से अलग अलग ये किए, और बाद में कुछ वो लोग भी राजनीति में चले गए, लेकिन हम लोगों ने दलीय राजनीति में नहीं जाना तय किया। और ये सभी पूरे कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे वकील भी एक ही रहे, पर अलग अलग केसेस लड़नी पड़ी, तो मुझे खुद ही खड़े होना पड़ा, चित्तरूपा को भी खुद खड़े होना पड़ा। तो इस प्रकार से सभी ने अपना अपना कार्य आगे बढ़ाया, जो एक प्रकार से पूरक कार्य था। ताई, हम लोग तो अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में बस कदम ही रख रहे हैं, और हमारी आपके अनुभव की तुलना में हमारी कोई हैसियत नहीं है आपसे सवाल करने की और इंटरव्यू करने की। तो युवाओं से सवाल लेना चाहते हैं भाई, युवा भविष्य के प्रतीक है, जी आधार है जी, आपका बड़प्पन है। अगर हम कुछ छूट भूल रहे हैं तो आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगी आंदोलन के बारे में? कैसे हमारे दर्शकों को और ज़्यादा जानकारी मिले और कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं? आज आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, ये है संविधान। संविधान ने जो बुनियादी अधिकार दिए हैं, उसमें सबसे महत्व का अधिकार है जीने का अधिकार, और जीने के अधिकार से आजीविका जुड़ी है, आवास का अधिकार जुड़ा है, शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार जुड़ा है। और आज देश के बहुतांश लोगों का जो मेहनत कश है, जो सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में काम करना है, उत्पादन होना है, कौन काम करता है? मजदूर काम करता है। खेती में मजदूर काम करते हैं, ज़मीन मालक कितना काम करते हैं, सुपरविजन का काम करते हैं। बिल्डिंग बांधना कौन बांधता है? हमारे निर्माण मजदूर बांधते हैं, जिनका हमारा स्लम्स का आंदोलन है, तो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन है हमारा। तो आज ये जो मेहनत कशों के साथ हो रहा है, वो है शोषण, और उससे वो पीड़ित है, उससे वो वंचित है, उसमें दलित है, उसमें आदिवासी है, उसमें महिला है, सभी वर्गों की, उसमें प्रकृति निर्भर बहुत सारे समुदाय हैं, जिसमें मछुआरे हैं, पशुपालक हैं, खेत मजदूर है, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी हैं, कुम्हार है, कारीगर है। मुझे लगता है कि संविधान का ये मुख्य अधिकार आज कुचला जा रहा है। वो क्यों कुचला जा रहा है? क्योंकि संविधान, जिसका एक छोटा सा पर्चा हमने हर युवा के हाथ में दिया है कि भाई आप पूरा संविधान इतना नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम ये 30 मुद्दे हैं, 60 मिनट देकर पढ़ो। और इन मुद्दों पे जो लिखा है वो यही है कि भाई ये बुनियादी अधिकार जो है वो कुचले नहीं जा सकते हैं। अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो भी बुनियादी अधिकारों में होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा में उस समय नहीं मंजूर किया था। ये बहुत बड़ी कमी रह गई है। फिर भी संविधान में एक एक सुधार होते गए। आज उल्टी दिशा में कदम रखे जा रहे हैं। संविधान में जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दो जो शब्द नहीं, मूल्य प्रस्तावना में 1976 में जोड़े गए, उनको हटाना ये आज के सत्ताधीशों का एक लक्ष्य साबित हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है। तो हमारा कहना यही है कि आज भी हम देखते हैं कि कैसे अन्याय जारी है, जिसमें संविधान कुचला जा रहा है। और संविधान कुचलने का एक मुख्य आधार है आज की अर्थव्यवस्था, जिसके साथ आज का गठबंधन है। ये बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल नहीं है, ये गठजोड़ है, ये बॉन्डेज है, बंधन है राजनीति और अर्थनीति के बीच का। और उसी के कारण संविधान का जो अनुच्छेद 39 क में लिखा गया है कि मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं हो, ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, बराबर उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कोरोना होता है तो कोविशील्ड जैसी कंपनी भी एक दिन में 52 करोड़ देती है। आदित्य बिरला के अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसके सामने राजस्थान के हमारे साथी लड़ रहे हैं,
हमने अभी अभ्यास करवाया, कितना बुरा असर हुआ है, घर ध्वस्त हो रहे हैं, खेती चली गई है, महिलाओं को आज भी 200 दिन से ज़्यादा हुए धरने पर बैठने रहना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने 10-10 हजार करोड़ के 2 बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। और एक मिल्स चलानी है तो वो कहते हैं हम लॉस में हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम मिल्स बेच रहे हैं, जिसमें भी फर्जीवाड़ा करते हैं, जैसे सेंचुरी मिल्स का हुआ है। तो हर चीज़ में हम देखते हैं कि एक राजनीतिक सत्ता की नशा है, धन की नशा है, शराब और ड्रग्स की भी नशा है। लेकिन ये जो नशा है, इसके कारण ही संविधान कुचला जा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी संविधान की अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधन बचाने भी चाहिए और समृद्ध भी होने चाहिए। लेकिन बराबर उल्टी दिशा में हो रहा है। विकास के नाम पर हरी भरी खेती को पुलिसों ने जाकर एक्वायर करना, जैसा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ, लोगों ने आज तक होने नहीं दिया। पर किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए। बड़े बड़े मेगा सिटीज़ बनती है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स और हाईवेज बनते हैं, तो उसमें भी संविधान को कुचलना है। और जो पैसा है उसका उपयोग गैर प्राथमिकता से किया जाता है। और इसीलिए 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त शिक्षा देना संवैधानिक अधिकार है, पर नहीं दिया जाता है। उसके बदले हमारे पास पैसा नहीं है तो हम शराब के व्यापार से ले लेंगे, ये कहकर महिलाओं पर अत्याचार, ये भी संविधान के विरोध में है। हिंसा जो बढ़ रही है जात धर्म के नाम पर, वो विकास के नाम पर भी है, वो भी संविधान के अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है। और हिंसा का आधार लेकर उकसाकर जो राजनीति चलती है, उसके कारण जो अस्तित्व के मुद्दे हैं वो अस्मिता के मुद्दों के सामने नकारे जाते हैं। तो संविधान को बचाना आज बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं आपका संविधान लाइव का स्वागत करती हूँ, आपको सलाम करती हूँ, और लोगों को, हर युवा साथी को संविधान का जो एक मकसद है और उसका जो गर्भ के मुद्दे हैं उनको समझना ज़रूरी है। नहीं तो वो भी भ्रमित किए जाते हैं और बेरोजगारी भुगतते हैं, महंगाई भुगतते हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान ही नहीं श्रमिक भी और युवाएं भी। लेकिन किस कारण ये सब हो रहा है? ये अगर हमारा सबसे बड़ा कानून है तो आज कानून बनाना और बदलना ये भी संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ हो रहा है, मूल्यों के चौखट के खिलाफ हो रहा है। 3 मिनट में कानून बदलता है तो संसदीय लोकतंत्र जो संविधान ने दिया है उसका अमल नहीं होता है। और 1992 में जो 243 और 244वां अनुच्छेद आया, उसके तहत ग्राम सभा और शहर के वार्ड सभा को प्रथम अधिकार दिया है विकास नियोजन का। और पैसा जैसा कानून 1996 में आया तो आदिवासी क्षेत्र को तो कम से कम सबसे ज़्यादा अधिकार दिया, पर उनके ग्राम सभाओं के प्रस्तावों की दखल नहीं ली जाती है, उसका पालन नहीं होता है। नगर सेवक, पार्षद वार्ड सभा लेते ही नहीं है। तो इस प्रकार से हर कुछ संवैधानिक दायरे में जो जनतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे सही जनतंत्र चलेगा, लोगों की सहभागिता होगी और लोगों के सपने पूरे होंगे,